तो आइए शुरू करते हैं वेटिंग फॉर अ पिज़्ज़ा, जिसे लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। आइए शुरू करते हैं। ये बुक बेसिकली कुछ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स का संस्मरण है, जिसमें उन घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ घटी थी। पुस्तक की भूमिका कुछ यूं कहती है, फॉरेनर्स बेशक अनटचेबिलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि असल में ये किस हद तक अमानवीय है। उनके लिए तो ये सोचना भी बड़ा अजीब है कि क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग गांव के बाहर अलग थलग रहने को मजबूर हैं, वो भी ऐसे गांव के बाहर जहां हिंदू लोग मेजॉरिटी में रहते हैं। ये अछूत कहे जाने वाले लोग हर रोज गांव की गलियों से गुजरते हुए गंदगी और कचरा सर पर ठोकर लेकर के जाते हैं। हिंदुओं के दरवाजे पर जाकर उनकी झूठन खाते हैं। हिंदू बनिया की दुकान से तेल मसाले खरीदते हैं तो वो उन्हें छुए बिना सामान देता है। पूरे गांव को अपना ही घर समझते हैं, फिर भी गांव की किसी भी चीज को छूने का उन्हें हक नहीं है। लोग इनकी परछाई से भी बचकर निकलते हैं। अगर ये किसी को गलती से छू भी लें तो वो आदमी इन्हें 10 गालियां देकर तुरंत नहाने चला जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदू अछूतों को कैसे ट्रीट करते हैं ये कैसे बताया जाए, समझ नहीं आ रहा। एक जनरल डिस्क्रिप्शन या इस छुआछूत के केस को रिकॉर्ड और हिंदुओं का इनके प्रति ट्रीटमेंट, ये 2 मेथड हैं जिनसे ये बात समझाई जा सकती है। मुझे लगता है कि पहले से दूसरा वाला तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने जो ये सब बातें लिखी हैं वो अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर हैं। तो अब मैं अपने साथ हुई उन बातों से इस कहानी की शुरुआत करता हूं। पार्ट 1, कोरेगांव की वो घटना जो बचपन में घटी थी, आज भी डराती है। हमारी फैमिली असल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोली तालुका से बिलोंग करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में ही मेरे फोरफादर्स ने अपना पुश्तैनी काम छोड़कर कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। मेरे फादर भी फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए कंपनी की आर्मी में भर्ती हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए वो ऑफिसर की रेंज तक पहुंचे और सूबेदार बनकर रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद फादर हमें लेकर दापोली में चले आए, हमेशा के लिए वहीं सेटल होने के लिए। लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। हम लोग दापोली छोड़कर सतारा चले आए थे, जहां हम 1904 तक रह रहे थे। वो पहले वाली घटना जहां तक मुझे याद आती है, यहीं पर 1901 में घटी थी। जब हम सतारा में थे, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। मेरे फादर कोरेगांव, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट के खताब तालुका में आता है, वहां पर कैशियर की नौकरी करते थे। इस जगह पर बॉम्बे गवर्नमेंट का टैंक खुदाई का काम चल रहा था, ताकि वहां की गरीब जनता को कुछ काम मिल सके। उस इलाके में हजारों लोग भूखमरी से मर रहे हैं। कोरेगांव जाने से पहले फादर ने मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी मरी हुई बहन के दोनों बच्चों को हमारी एक रिश्ते की चाची और कुछ मेहरबान पड़ोसियों के भरोसे छोड़ा था। आंटी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका होना ना होना बराबर ही था। एक तो वो बौनी थी और दूसरा उनके पैर में कोई बीमारी थी, जिसके कारण वो ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। कई बार तो हमें उन्हें उठाना पड़ता था। मेरी और भी बहनें थी, लेकिन सब शादीशुदा थीं और अपने ससुराल वालों के साथ वहां से काफी दूर रहती थीं। अब आंटी से तो कुछ काम नहीं होता था, इसलिए खाना पकाने की जिम्मेदारी भी हमारे ही सर थी। हम चारों बच्चे स्कूल जाते थे और अपना खाना भी खुद ही बनाते थे। रोटी बनाने में मुश्किल आती थी, इसलिए हम ज्यादातर पुलाव खाते थे, जो कि रोटी बनाने से काफी ईजी काम था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, बस चावलों के साथ मटन मिक्स करके पका लो। कैशियर होने के नाते फादर के लिए स्टेशन छोड़कर सतारा आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फादर ने हमें लेटर लिखा कि कोरेगांव आकर गर्मी की छुट्टियों में उनके साथ रहें। कोरेगांव जाने की बात सुनकर हम बच्चे बड़े खुश हुए। स्पेशली उस वक्त तक हम में से किसी ने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। हमने जोर शोर से जाने की तैयारी शुरू कर दी। इंग्लिश स्टाइल की नई शर्ट्स खरीदी गई, डिजाइन वाली कैप्स, नए शूज, सिल्क बॉर्डर की धोती। जाने से पहले हमने सब कुछ खरीदा था। फादर ने हमें ट्रेवलिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया था और यह भी बोला था कि डेट हम उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो हमें लेने अपना पियून भेज सके, जो हमें रेलवे स्टेशन से कोरेगांव तक लेकर जाएगा। इस प्रॉपर अरेंजमेंट को करने के बाद मैं, मेरे बड़े भाई और मेरी सिस्टर के बेटे, हम तीनों कोरेगांव के लिए निकल पड़े। आंटी को हमने सतारा में ही छोड़ दिया और पड़ोसियों को उनकी देखभाल करने के लिए बोल दिया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से कोई 10 मील दूर था। हमने स्टेशन जाने के लिए तांगा लिया। हम लोग नए नए कपड़े पहनकर बैठे थे और कोरेगांव जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। पीछे से हमारी आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। हमसे दूर रहने की बात से ही उनकी आधी जान निकल रही थी। स्टेशन पहुंचकर मेरे भाई ने टिकट्स ली और मुझे और मेरी सिस्टर के बेटे को 2-2 आने की पॉकेट मनी दी। पैसे हाथ में आते ही हम नवाब हो गए। सबसे पहले तो हमने लेमनेड यानी नींबू पानी खरीद कर पिया। कुछ टाइम बाद ट्रेन की विसिल बजी। हमें लगा कि हम कहीं छूट न जाएं, इसलिए हम जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। फादर ने हमें मसूर में उतरने को बोला था, जो कि कोरेगांव के पास वाला स्टेशन था। ट्रेन शाम के 5 बजे मसूर स्टेशन पर पहुंची। हम लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरे। हमारे साथ जो लोग उतरे थे सब अपने अपने रास्ते जा चुके थे। बस हम चारों ही प्लेटफॉर्म पर रह गए थे, अपने फादर या उनके सर्वेंट के इंतजार में, जो हमें लेने आने वाले थे। हमने बड़ी देर तक वेट किया, मगर कोई नहीं आया। 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमसे टिकट दिखाने को बोला तो हमने दिखा दिया। फिर उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हमें लेने हमारे फादर या उनका सर्वेंट आने वाले थे, मगर वो लोग नहीं आए और हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम।
हम लोगों के कपड़े और हाव भाव से कोई नहीं बोल सकता था कि हम अछूत हैं। स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि हम शायद ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसलिए उसे हमसे बड़ी हमदर्दी हो रही थी। और जैसा कि हिंदुओं में रिवाज है, उसने हमसे हमारी कास्ट पूछी। एक सेकंड में मेरे मुंह से निकला कि हम महार हैं। महार कम्युनिटी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत समझा जाता है। स्टेशन मास्टर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। एक ही पल में उसका रंग बदल गया। उसके चेहरे से नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। जैसे ही उसने सुना कि हम कौन है, वो तुरंत वापस अपने रूम में चला गया और हम जहां थे वहीं खड़े रहे। 15 से 20 मिनट और गुजर गए। सूरज डूबने जा रहा था। मेरे फादर और उनके सर्वेंट का कहीं अता पता नहीं था। लास्ट में स्टेशन मास्टर भी अपने घर चला गया। हम लोग बेहद मायूस हो गए। जिस खुशी और मस्ती से हम घर से निकले थे, वो अब उदासी में बदल गई थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और पूछा, अब तुम लोगों ने क्या सोचा है? हमने कहा, अगर हमें कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव के लिए निकल लेंगे, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे, अगर ज्यादा दूर नहीं हुआ तो। स्टेशन के बाहर कई सारी बैलगाड़ियां सवारी के इंतजार में खड़ी थी, मगर हमारे महार होने की बात फैल गई थी, इसलिए कोई भी गाड़ी वाला हमें ले जाने को तैयार नहीं था। हम अछूत थे ना, उनकी गाड़ियों को गंदा जो कर देते। डबल किराए का ऑफर भी काम नहीं आया। हमारी तरफ से बार्गेन करने वाला स्टेशन मास्टर, जो अब तक खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था, अचानक हमसे पूछने लगा कि क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो? हमें लगा शायद वो हमारी हेल्प करना चाहता है। हमने चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ हम चला सकते हैं। तो ठीक है, बैलगाड़ी तुम चलाओगी, मगर तुम्हें गाड़ी वाले को डबल किराया देना होगा और वो पैदल तुम्हारे साथ साथ चलेगा। इस शर्त के साथ एक गाड़ी वाला हमें अपनी गाड़ी देने को तैयार हुआ। आखिर होता भी क्यों नहीं? एक तो उसे डबल भाड़ा मिल रहा था और ऊपर से उसे किसी अछूत के साथ भी नहीं बैठना था। अब शाम के 6:30 हो चुके थे। हम रात होने से पहले कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने गाड़ी वाले से पहले ही पूछ लिया कि कोरेगांव अभी कितनी दूर है और हमें कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन उसने हमें अश्योर किया कि कोरेगांव 3 घंटे से ज्यादा दूर नहीं है। उसकी बात का यकीन करते हुए हमने अपना सामान चढ़ाया और बैलगाड़ी में बैठ गए। जाने से पहले हमने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। हम में से एक ने गाड़ी हाँकने की जिम्मेदारी ली और सफर शुरू हुआ। गाड़ी वाला भी हमारे साइड में ही चल रहा था। अभी स्टेशन से कुछ ही दूर निकले थे जहां एक नदी पड़ती थी। नदी सूखी पड़ी थी, बस कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ था। गाड़ी वाले ने हमें बोला कि यहां रुककर थोड़ा खाना वाना खा लो, आगे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। हमने उसकी बात मान ली और गाड़ी रोक दी। उसने बोला, मुझे मेरे किराए में से थोड़े पैसे दे दो, पास के गांव जाकर खाना खा के आता हूं। मेरे भाई ने उसे थोड़े पैसे दे दिए। मैं जल्दी खाना खाकर लौटता हूं, उसने बोला और चला गया। भूख तो हमें भी बड़े जोरों की लगी थी, तो हम भी खाना निकाल कर खाने लगे। आंटी ने पड़ोसियों को बोलकर रास्ते के लिए बढ़िया खाना बनवाया था। हमने टिफिन बॉक्स खोले और खाने बैठ गए। हम में से एक पानी लेने नदी के किनारे गया, मगर वहां तो पानी की जगह कीचड़ भरा हुआ था, जिसमें जानवरों का गोबर भरा हुआ था। यह पानी इंसानों के पीने लायक तो हरगिज नहीं था। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि हमें उल्टी आ गई। हमने खाने के डब्बे बंद कर दिया और गाड़ी वाले का वेट करने लगे। उसका कहीं अता पता नहीं था। फिर बड़ी देर बाद वो वापस आया तो एक बार फिर हमने जर्नी स्टार्ट की। कोई 4 या 5 मील चलने के बाद अचानक वो गाड़ी में चढ़ गया और गाड़ी खुद हाँकने लगा। उसकी यह हरकत बड़ी अजीब थी। पहले तो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं था कि कहीं हमारे टच करने से वो गंदा ना हो जाए, और अब देखो खुद ही गाड़ी चला रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। खैर, डर के मारे हमने उससे कुछ भी नहीं पूछा, बस यूं ही चुपचाप बैठे रहे। हमें तो बस कोरेगांव पहुंचने की जल्दी थी। बैलगाड़ी चलती जा रही थी, हम सब खामोश थे। यूं ही चलते चलते थोड़ी देर बाद रात का अंधेरा छा गया। रोड्स में स्ट्रीट लैंप न होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से सड़क भी एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक ना आदमी की जात। हमारी जान सूख रही थी। मसूर से चले हुए बहुत देर हो गई थी। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का सफर पूरा हो चुका था। अब तक तो कोरेगांव आ जाना चाहिए था। हमें अब कुछ शक सा हो रहा था कि जरूर ये गाड़ी वाला हमें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार डालेगा, क्योंकि हमने अच्छे कपड़े और गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी और पैसे भी थे हमारे पास। बेसब्री में हम जब भी उससे पूछते, भैया कोरेगांव और कितनी दूर है, तो उसका एक ही जवाब होता, ज्यादा दूर नहीं है, बस हम पहुंचने वाले हैं। अब तक रात के 10 बज चुके थे, मगर कोरेगांव नहीं आया था।